हेलो मेरे प्यारे मित्रों। आज हम आ गए हैं बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में इसमें कि हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान को। जो हमारी सेल होती है जिससे हर बार एक ना एक क्वेश्चन या कई बार तो 3-4 सवाल आ जाते हैं हर पेपर में, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल हो या चाहे आरआरबी एनटीपीसी का हो। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कोशिका से तो सवाल आता ही आता है। पहले आज हम कोशिका विज्ञान को पढ़ेंगे। जब ये कोशिका विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको इसके एमसीक्यू करवाऊँगा जो कि विगत वर्षों में अलग अलग एग्ज़ामों में आए हैं। अब पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान है जीव द्रव्य। ये कल मैंने पढ़ाया था थोड़ा, लेकिन वापस मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 में किया गया। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य दो भागों में बंटा होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कौन कौन सा? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है और केंद्रक द्रव्य कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। और जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना है: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन होता है 76%, कार्बन होता है 10%, हाइड्रोजन होता है 10% और नाइट्रोजन होता है 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल का होता है। जीव द्रव्य का जो लगभग 80% भाग है वो जल होता है। इसके बाद है जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात। जो जीव द्रव्य है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 है। कोशिका। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में पूरा। कोशिका जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई। प्रश्न आ सकता है कि सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई कौन सी है? वो है हमारी कोशिका। कोशिका है वो सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाओं का औसत संगठन अवयव, कुछ कोशिकीय भार का प्रतिशत। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। जो रॉबर्ट हुक है उसने सर्वप्रथम 1665 में कोशिका का प्रयोग किया था। एक मिनट, हाँ, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। इन्होंने कॉर्क में कोशिकाओं की खोज की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। शैवाल स्पैरोगेरा पहली जीवित कोशिका थी जिसे ल्यूवेनहोक ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। सबसे लंबी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिकाओं का औसत संगठन, अवयव और इसका प्रतिशत। जो जल है उसका प्रतिशत 70 से 90% होता है। प्रोटीन का 10 से 15% और कार्बोहाइड्रेट का होता है 3%। लिपिड 2, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7, आयरन 1। ज़्यादा महत्वपूर्ण है जल का आप याद कर दो 70 से 90, प्रोटीन का 10 से 15 और आयरन का याद कर दो 1%। आज वो कल मैंने थोड़ा पढ़ा दिया, वापस रिवाइज किया है। जो आज क्लास सेकंड है उसमें हम आज इसके बारे में थोड़ा कोशिका और गहन अध्ययन करेंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि इन कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रडोल्फ विर्चो है, उन्होंने 1865 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से
के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बात इस प्रकार है। जो कोशिका सिद्धांत है उसकी मुख्य बातें को क्या क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद में बने होते हैं। सभी जो जीव कोशिका हैं वो कोशिका उत्पाद में बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्ण स्थित कोशिकाओं में निर्मित होती हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मूल्य अभिकर्ता होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मूल्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। याद करो, कोशिका कितने प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ये कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्म एवं प्यूरोनिमोनिया समजीव में मिलते हैं। इसका मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। जो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है। जिमोनिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र या गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जिमोनिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक के अंग नहीं पाए जाते हैं। ये आप क्लास में, ये आप बाद में पढ़ लेना क्योंकि ये था महत्वपूर्ण नहीं है। इसको मैं शॉर्ट में समझा दूंगा क्या अंतर है। मेनली यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इन कोशिका में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर जो हमने प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक को पढ़ा है वो आप थोड़ा एक बार देख लेना। यह तो नॉर्मल, लेकिन आप देख लेना, थोड़ा सही रहेगा। इनके अंदर अंतर मैं आपको समझा देता हूँ। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका उसके अंदर अंतर कोशिका भित्ति के आधार पर अंतर बताते हैं। वह कोशिका भित्ति के आधार पर प्रोटीन तथा कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेटिक बनी होती है और सेल्यूलेस। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है और ये सेल्यूलेस से बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है। किसमें? यूकैरियोटिक में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं और इसमें 80 प्रकार के होते हैं। इसमें गोल्गी कोई अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। लाइसोसोम उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। डीएनए एकल सूत्र के रूप में इसमें पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। कशा अनुपस्थित। कशा केवल एक तंतु होता है, इसमें कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका अनुपस्थित होती है और इसमें उपस्थित होती है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलकाइड में होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। अब ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। कोशिका के मुख्य भाग, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आपको याद करना है, बाकी जो ये मुख्य भाग है वो याद करना जरूरी है। कोशिका भित्ति, कोशिका के मुख्य भाग में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति जो होती है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है या सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का। याद करो,
सेल्यूलोज कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होती है। क्या? यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लैंड का बना होता है। इसके बाद है कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। जो कोशिका है उसके सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या? कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? वो है कोशिका झिल्ली में। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, वो है कोशिका झिल्ली। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद ये नोट जो मैंने नोट लगा के चीज़ लिखी है ना, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाती है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कृमि नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति रहता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। जिसे तरल कृमि नमूने के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति रहता है। इसके बाद है तारककाय। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। तारककाय की खोज किसने की? बोबेरी ने। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करती हैं। तारककाय, इसकी खोज बोबेरी ने की। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। इसके बाद अंतर्द्रव्यी जालिका। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैलीयुक्त छोटी नलिका और जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। प्राय राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। राइबोसोम बाहरी सतह है उस पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्यी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यी जालिका चिकनी लगती हैं, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, उनमें खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयडल हार्मोन चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में होते हैं। ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। ये जो मैंने कोशिका में इतना विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको जानना है, किस लिए पढ़ा रहा हूँ मैं कोशिका को इतना विस्तार से?
क्योंकि कोशिका से सबसे ज़्यादा हर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। जब मैं कल आपको कोशिका से संबंधित सवाल करवाऊँगा, PYQ करवाऊँगा, जो भी पिछले सालों में आए हैं, तो आपको पता चलेगा कि कोशिका कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारे जो एग्ज़ामों में कोशिका का कितना महत्व है। इसलिए मैं कोशिका को यानी कि कोशिका को आपको विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, और आप भी 1-2 बार घर पर जाके थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, ताकि आपको समझ में आ सके कि कोशिका में क्या-क्या है। फिर आप MCQ लगाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा यानी कि वो कॉन्फिडेंट आ जाएगा एग्ज़ाम से पहले। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा G.E. पैलेट ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा G.E. पैलेट ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा, और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। किसने नामकरण किया? रॉबर्ट ने। कब किया? 1953 में। देखा किसने था? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब प्रश्न ये आ सकता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? जो महत्वपूर्ण होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं, बल्कि हरित लवक सूत्र कणिका एवं खुरदरी अंतर्द्रव्य तालिका में भी मिलते हैं। यूकेरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यूकेरियोटिक होते हैं 80S और प्रोकैरियोटिक होते हैं 70S, जहाँ S होता है श्वेट्ज़ वर्ग इकाई और साधन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। अब एक और नोट मैंने लिखा है, स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम, तो स्तनी के लाल रुधिर कण होता है उसमें राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका में नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। जो लाल रुधिर कण है उसके द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। अब इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। ये जो मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको विस्तार से पढ़ाएगा। वो 1-2 चीज़ें बता देगा कि कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे चीज़ें बता देगा। लेकिन क्वेश्चन SSC हुई, रेलवे हुई, अब आजकल घुमा के प्रश्न पूछती है। कोशिका का केंद्र, शक्ति केंद्र, ये तो हर किसी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन ऐसा पूछ ले कि इसकी खोज किसने की, कब की, तो आप तो फंस जाओगे। इसीलिए आपको विस्तार से पढ़ के जाना ज़रूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की अल्टमैन ने 1886 में। वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका का श्वसन स्थल पूछ ले तो भी आप कन्फ्यूज, तो इसलिए मेरे साथ पूरा टॉपिक पढ़िए तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। कोशिका का श्वसन स्थल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। कोशिका में किसकी संख्या निश्चित नहीं होती? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में ATP संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके आंतरिक झिल्ली में ATP संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। अब आपने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं कि कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, तो आज पढ़ने को मिला कि कोशिका का इंजन भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। इसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में एकल वृत्ताकार DNA अणु व कुछ RNA राइबोसोम तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। नोट, एक और नोट मैंने लिखा है, डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। इसके बाद है गोल्जी कोय। गोल्जी कोय की खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों को बना होता है। प्रश्न आ जाए कि गोल्जी कोय की खोज किसने की, तो गोल्जी कोय है, उसकी खोज की कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने, जो कि इटली का था। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों को बना होता है। गोल्जी कोय सूक्ष्म नलिकाओं के समूह और थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों एवं अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों एवं अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती हैं। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गोल्जी कोय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ये तो आपने लगभग सुना ही होगा कि कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, वो है गोल्जी कोय। लेकिन आपने इसके अलावा भी बहुत कितनी चीज़ें सीखी है कि गोल्जी कोय को क्या क्या कहा जाता है। एक कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। प्रश्न आ जाए कि कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, वो है अपने गोल्जी कोय। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी कोय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करती हैं। गोल्जी कोय, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। इसको हमने अभी पढ़ा, लेकिन वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों एवं अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गोल्जी कोय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। इस यातायात प्रबंधक, कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक है गोल्जी कोय। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जी कोय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करती है। इसके बाद है लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की। जो लाइसोसोम है, इसकी खोज की डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी कोय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटोएसेज व कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, वो है लाइसोसोम। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जो स्तनधारी होते हैं उसके लाल रक्त कणिकाएं होती है, उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। किसमें? लाल रक्त कणिकाओं स्तनधारियों में। लवक होते हैं दो प्रकार के, हरित लवक और लवणीय लवक। दो ही ना? हाँ, दो, बिल्कुल नहीं, ये तीन प्रकार लवक, हरित लवक,
अवर्णी लवक और वर्णी लवक। मैंने 3 हरित लवक यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक होते हैं सिर्फ पादप कोशिका में, तंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। पादप कोशिका में लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक, हरित से हमें याद रखना हरा, हरा। यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिकाओं की रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति उन्हें स्व प्रतिकृति के लिए योग्य बनाती है। क्लोरोफिल में Mg मैग्नीशियम एवं क्लोरोप्लास्ट में Mn मैग्नीज, Fe लोहा तथा Cu तांबा तत्व पाए जाते हैं। ये भी चीज़ें जो Mg, Mn, Fe, Cu ये भी चीज़ें याद होनी जरूरी है, क्योंकि प्रश्न आ सकता है Fe क्या है? लोहा। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। जो आपने पत्तियां देखी होगी उसमें पीला रंग होता है, वो किस लिए होता है? कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। हरित लवक यह हरा रंग का होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। किसके कारण? हरित लवक के कारण भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। जो पादप कोशिका है उसकी रसोई घर है हरित लवक। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति उन्हें स्व प्रतिकृति के लिए योग्य बनाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज, लोहा, तांबा तत्व पाए जाते हैं। पत्तियों का रंग पीला इनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। इसके बाद है अवर्णी लवक। यह रंगहीन लवक है। जो अवर्णी लवक है यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के अन्य भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है, यानी इसमें मंड, स्टार्च, वसा और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह रहता है। अवर्णी यह रंगहीन है। वर्णी का भी पढ़ेंगे, जो रंगीन लवक होते हैं, और अवर्णी जिसका कोई वर्ण नहीं है यानी रंग नहीं है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सी भागों की कोशिकाओं? जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता होता है अवर्णी लवक। जैसे कि जड़ हुई, जड़ के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। भूमिगत तने हुए आदि में यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। जो जड़े है उसमें भोजन का संग्रह कौन करता है? वो अवर्णी लवक। जैसे यानी इसमें मंड, वसा और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह रहता है। इसके बाद है वर्णी लवक। ये रंगीन लवक होते हैं। जो वर्णी लवक है वो रंगीन लवक होते हैं, जो प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प हो गया, पुष्प हो गया, फल बीती हो गया, बीज हो गया आदि में पाए जाते हैं। इसके बाद है वर्णी लवक के अन्य उदाहरण। जो वर्णी लवक है उसके अन्य उदाहरण है दमादर में लाइकोपेन, दमादर में टमाटर में, गलती से टाइपिंग गलत हो गई, मैंने भी गलत पढ़ दिया, क्या बात है। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बिटानिन। टमाटर में होता है लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में बिटानिन। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने का वर्णक है फाइकोसाइनिन। रसधानी, अब पढ़ेंगे क्या? रसधानी यह कोशिका की निर्जीव रचना है। कोशिका की निर्जीव रचना कौन सी है? रसधानी। इसमें तरल पदार्थ भरी होती हैं। रसधानी कोशिका की निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरी होती हैं। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक बहुत तरी होती है, तरल होती हैं, परंतु पादप कोशिका में यह कोशिका का 90% गिरता है। रसधानी एकल झिल्ली में आवर्त होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं।
राजधानी एकल झिल्ली में आवर्त होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकोचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आपको एक डाउट भी आ रहा होगा कि सर जी पढ़ा तो रहे, हम नोट्स बनाए या ना बनाए। मेरा मानना है कि अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा, अगर आप लंबी तैयारी कर रहे हो, अभी नई नई 12वीं हुई है या अभी कॉलेज में थोड़ा टाइम है, कोई कॉलेज का एज अभी कम है, तो आप अपने हाथ से नोट्स बनाओ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको हाथ से बनाओ। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्या आपके पास अभी टाइम नहीं है, जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है सर पर, एमटीएस है, और भी आने वाली भर्तियाँ बहुत थे, अगर ऐसा है तो आप मैं जो ये पीडीएफ है उसको टेलीग्राम पर अपने चैनल पर यानी कि अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उसकी प्रिंट निकाल के पढ़ सको। अब एक केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। ये प्रश्न आ सकता है कि केंद्र की खोज किसने की? क्या केंद्र की खोज किसने की? वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है केंद्रक। यह कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। जो कोशिका का प्रबंधन है उसके समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। इन धागों को क्या कहते हैं? गुणसूत्र। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, जो मानव है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या है 23। और चिंपांजी होता है उसमें 24 जोड़ा, और बंदर में है 21 जोड़ा। सभी में अलग अलग जोड़े होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है। जो प्रत्येक गुणसूत्र है उसमें जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं। जो मैट्रिक्स है उसमें दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं, जिन्हें क्रोमोनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। जो प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थिर होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूँकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं। इसे केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत सूटन एवं बोवेरी ने दिया। जो गुणसूत्र है उनकी वंशानुगत का सिद्धांत जो है वो दिया सूटन और बोवेरी ने। डीएनए एवं आरएनए की संरचना, जो डीएनए और आरएनए है उसकी संरचना पर बात करेंगे। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। जो डीएनए उसकी अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए और आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा गुणसूत्रों की वंशानुगत का सिद्धांत सूटन एवं बोवेरी ने दिया। डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। क्या डीएनए की अधिकांश मात्रा तो केंद्रक में होती है? ठीक है।
यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवकों में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। जो डीएनए हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटिड चेन। ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड के शुगर और बेस, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो इसके न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड के शुगर और बेस क्षार, अपटिक एवं क्षार को। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। जो डीएनए उसमें उपस्थित क्षार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एडेनिन, क्या एडेनिन, सेकंड होता है गुआनिन, थर्ड होता है थायमिन, फोर्थ होता है साइटोसिन। क्या याद करो, एक होता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से, क्या एडेनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। ये मैंने नीचे लिख दिया, क्या एडेनिन सदैव होता है थायमिन से, ए बराबर टी, और गुआनिन होता है हमेशा साइटोसिन से जुड़ा होता है। एडेनिन व थायमिन के बीच वो हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन संबंध होते हैं। 1953 में जे डी वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य, यह सभी आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। डीएनए का जो कार्य है उसको पढ़ते हैं। यह सभी आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नोट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद राणा ने किया। ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए आप इसको नोट कर लो या एक अभी दिमाग में अंदर फिट कर लो। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद राणा ने किया। डीएनए का निर्माण, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाते हैं। डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती हैं। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आरआरएनए ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता रहते हैं। आरआरएनए ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहाँ प्रोटीन बनता है। नोट, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। जो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करता है। डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ लेते हैं, उसके बाद की क्लास हम कल देखेंगे। क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो रही है, आप भी मुझे लग रहा है बोर हो रहे होंगे, इसलिए डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ लेते, उसके बाद की क्लास हम कल देखेंगे। डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है और आरएनए में राइबो शर्करा। डी आ गया यानी डीऑक्सी और राइबो, आर आ गया यानी राइबो शर्करा। डीएनए इसमें बेस एडेनिन, गायानिन, थायमिन तथा साइटोनिन होता है और आरएनए में बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। बेस जो थायमिन है उसकी जगह यूरेसिल। और डीएनए यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। अब हमारी क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि अब क्लास थोड़ी लंबी हो रही है और मैं यह नहीं चाहता कि आप थोड़ी सी क्लास यानी कि आधे क्लास जितनी भी देखो उसको कंठस्थ करो, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आती रहती है। आप
यानी कि ये पूरी क्लास हो जाए अपने कोशिका की। उसके बाद में मैंने आपके लिए पीपीटी वो भी तैयार की है जिसमें एमसीक्यू है, पिछले जो भी सालों में एग्ज़ामों में आई हैं, कोशिका के जो भी सवाल आए हैं उनकी मैंने पीपीटी तैयार की है आपके लिए। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो और आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप ये भी बताइए कि मैं इसमें क्या क्या सुधार कर सकता हूँ, आपके लिए क्या क्या और भी नई चीज़ें लेके आऊँ ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाले आइकन को दबाइए ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए, क्लासेस आए, आपको सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हो जाए और आप उस क्लास को सही टाइम पर अटेंड कर लो। धन्यवाद। ओके बाय, गुड नाइट। ओके बाय, टाटा।